हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी विद साहिल। सो आज हम बात करेंगे एस्थमा की। एस्थमा क्या है? एस्थमा इज ए कंडीशन इन विच पर्सन एयरवेज बिकम इन्फ्लेम्ड, नैरो एंड स्वेल एंड प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस विच मेक इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ। एस्थमा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे जो एयरवेज होते हैं, एयरवेज मीन्स जहाँ से हमारी एयर अंदर या बाहर आती है हमारी बॉडी में, हमारे लंग्स में, उसको बोलते हैं एयरवेज बिकम इन्फ्लेम्ड। या तो उनमें इन्फ्लामेशन हो गई है, जब उसमें इन्फ्लामेशन हो गई है तो अल्टीमेटली उसका साइज क्या हो जाएगा? नैरो। या फिर उसमें स्वेलिंग आ गई है या एक्स्ट्रा म्यूकस की प्रोडक्शन हो गई है, जिस वजह से क्या होता है? ब्रीथिंग में डिफिकल्टी आती है। अब यहाँ पर देखिए एक नॉर्मल एयरवे है और ये अस्थमैटिक एयरवे है। यहाँ पे क्या ये नॉर्मल एयरवे है, यहाँ पे देखिए डायमीटर कितना ज़्यादा है। यहाँ पे गैसेज जो है हमारी CO2 और ऑक्सीजन ईजिली एक्सचेंज हो पाएंगी। लेकिन जो अस्थमैटिक कंडीशन है, यहाँ पे ये देखो डायमीटर जो है एयरवे का बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया है, बहुत कम है। क्यों? क्योंकि या तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन हुई है या फिर स्वेलिंग है या एक्स्ट्रा म्यूकस की सिक्रीशन हो गई है, जिसकी वजह से क्या होता है? साइज जो है एयरवे का वो डिक्रीज हो जाता है, जिससे गैसेस इजीली एक्सचेंज नहीं होती या उनमें डिफिकल्टी होती है और जिस वजह से हमें ब्रीथिंग में भी डिफिकल्टी होती है। अगर हम कॉजेज की बात करें तो फर्स्ट वन इज जेनेटिक फैक्टर्स। फैमिली हिस्ट्री ऑफ एस्थमा इंक्रीज रिस्क। अगर आपकी फैमिली में किसी को अस्थमा है तो हो सकता है कि आने वाली उसकी जनरेशन को भी अस्थमा हो, तो इसलिए फैमिली हिस्ट्री ऑफ अस्थमा इंक्रीज द रिस्क। सेकंड वन इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एक्सपोजर ऑफ एलर्जेंस, पॉलन एनिमल्स एंड टोबैको, स्मोक, पॉल्यूशन। बहुत सारे एलर्जेंस होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, तो अगर हम उनके कांटेक्ट में आ जाते हैं तब भी हमें अस्थमा देखने को मिलता है। थर्ड वन इज ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, सर्टेन वर्क प्लेस सब्सटेंसेस कैन ट्रिगर द एस्थमा। मीन्स बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं या बहुत सारे पर्सन जो हैं, लोग जो हैं ऐसी इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं जहाँ पे केमिकल्स पर काम होता है या केमिकल्स यूज़ होते हैं या कुछ हार्मफुल सब्सटेंस यूज़ होते हैं, गैसेस यूज़ होती हैं, तो वो भी अस्थमा कोज कर सकती हैं। ठीक है। फोर्थ वन इज इन्फेक्शंस, वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कैन कॉन्ट्रीब्यूट। मीन्स एयरवेज या लंग्स में किसी तरह की इन्फेक्शंस हो जाती हैं तो भी अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसलिए वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कैन कॉन्ट्रीब्यूट। अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन होता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि एयरवेज के अंदर सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब ये जो इन्फ्लामेशन और ब्रोंकोस्पाज्म और म्यूकस प्रोडक्शन है, ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस होती है। जैसे इन्फ्लामेशन जब होगी, क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, तो उससे क्या होगा? जो एयरवेज के अंदर सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। जब सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो उसके कारण ब्रोंकोस्पाज्म होगा। मींस एयरवे में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, वो सिकुड़ जाएंगी, उनका साइज नैरो हो जाएगा। ठीक है, एंड जब जब उनका साइज नैरो हो जाएगा तब क्या होगा? म्यूकस की प्रोडक्शन होगी, और जब म्यूकस की ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा? एयरवेज में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, जिससे ब्रीथिंग में डिफिकल्टी कोज होगी। क्लियर? अब थोड़ा डायग्राम में के थ्रू समझते हैं। ये हमारे नॉर्मल लंग्स हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे CO2 बाहर जा रही है, ऑक्सीजन अंदर आ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है? एडिमा, स्वेलिंग। तो स्वेलिंग की वजह से ये जो यहाँ से इतना साइज था पहले हमारे एयरवे का, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रही थी, लेकिन अब एडिमा के कारण यहाँ पे क्या है? साइज कम हो गया है। ठीक है, तो ये एक कॉज है हमारी ब्रीथिंग में डिफिकल्टी का, क्योंकि गैसेस अच्छे से ईजिली एक्सचेंज नहीं हो पाएंगी, उनका डायमीटर कम हो गया है। सेकेंड कंडीशन है जहाँ पे हाई म्यूकस प्रोडक्शन है, ये म्यूकस ज़्यादा क्वांटिटी में या एक्सेस में रिलीज हुआ है, जिसकी वजह से भी जो एयरवे का साइज है वो इतने से इतना हो गया है, मीन्स नैरो हो गया है। तो यहाँ पे भी गैसेस को एक्सचेंज में डिफिकल्टी आएगी और अल्टीमेटली ब्रीथिंग में डिफिकल्टी आएगी। अब ये लास्ट कंडीशन ब्रोंकोस्पाज्म, यहाँ पे क्या है? स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स में क्या हो गई है? कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्शन हो गई है स्मूथ मसल्स में, सिकुड़ गई हैं। इनके सिकुड़ने से क्या होगा? भी डायमीटर का साइज डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से गैसेस ईजिली एक्सचेंज नहीं हो पाएंगी, उनमें डिफिकल्टी आएगी और अल्टीमेटली ब्रीथिंग में डिफिकल्टी आएगी। तो ये कुछ कंडीशंस हैं कि इन कंडीशंस की वजह से नैरो साइज हो जाता है एयरवे का और हमें ब्रीथिंग में डिफिकल्टी आती है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो व्हीजिंग मींस हाई पिच्ड व्हिस्लिंग साउंड ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। जब हम ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं, तो अलग सी एक आवाज आती है, क्या? हाई पिच्ड व्हिस्लिंग साउंड ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। दूसरा आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मींस डिफिकल्टी आती है ब्रीथिंग में, स्पेशली ड्यूरिंग असर्शन। मींस जब आप कोई काम कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, उस टाइम ब्रीथिंग में डिफिकल्टी आती है। थर्ड वन इज कफिंग। परसिस्टेंट कफ मींस लगातार कफ होती है। ठीक है, नाइट और अर्ली मॉर्निंग, रात को और अर्ली मॉर्निंग में जो है ये चीज़ ज़्यादा होती है। ठीक है, चेस्ट टाइटनेस इज ऑल्सो सिम्टम ऑफ एस्थमा। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की और ड्रग्स की, कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो हम एस्थमा में यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज ब्रोंको डायलेटर्स।
फर्स्ट वन इज ब्रोंकोडायलेटर्स, उसमें आती हैं 3 तरह की ड्रग्स, 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज बीटा 2 सिम्पैथोमिमेटिक्स, जिसमें आते हैं साल्बुटामॉल, टर्बुटालिन, बेमिट्रॉल, साल्मिट्रॉल एंड फॉर्मिट्रॉल। उसके बाद आते हैं मिथाइलग्जैंथीन, थियोफाइलिन, अमाइनोथियोफाइलिन, कोलिन थियोफाइलिन एंड ऑक्सीफाइलिन। उसके बाद आते हैं एंटीकोलिनर्जिक, जिसमें आते हैं इप्राट्रोपिन ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपिन ब्रोमाइड। अब हम इन तीनों का सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं कि किस तरह से ये ड्रग्स जो हैं ब्रोंकोडायलेशन करवाती हैं। सबसे पहले हमारे बीटा 2 सिम्पैथोमिमेटिक्स, क्लियर। अब ये क्या है हमारा रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर, और ये है ड्रग। फॉर एग्जांपल हमने ली साल्बुटामोल। ये क्या करेगी, जब ये ड्रग बीटा 2 रिसेप्टर पर बाइंड करेगी तब वो एक्टिवेट करेगी एडिनाइल साइक्लेज को, जिसको हम लिखते हैं एसी। एडिनाइल साइक्लेज को जब एक्टिवेट करेगी तो ये एटीपी को सीएएमपी में कन्वर्ट करेगा, और जो सीएएमपी है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिलैक्सेशन एंड वेजोडाइलेशन। ठीक है, इस तरह से ये इफेक्ट आएगा। यहाँ पे देखो हमारा एगोनिस्ट है, मींस सिम्पैथोमाइमेटिक है, इट मींस एगोनिस्ट होगा। बीटा 2 रिसेप्टर पर बाइंड करके उसने एक्टिवेट करा एडिनाइल साइक्लेज को। एडिनाइल साइक्लेज जब एक्टिवेट होगा तो वो एटीपी से सीएमपी को एक्टिवेट करेगा, और ये कोज क्या करेगा, वेजोडाइलेशन। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, वेजोडाइलेशन। ये है हमारे बीटा 2 सिम्पैथोमिमेटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगर हम बात करते हैं मिथाइलग्जैंथीन की, तो मिथाइलग्जैंथीन क्या करता है, ये बीटा 2 रिसेप्टर पर बाइंड करता है, देन एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होता है, सेम जैसा बीटा 2 सिम्पैथोमिमेटिक्स में हो रहा था। देन एटीपी से सीएमपी बनता है, क्लियर। फिर क्या होता है, सीएमपी से एएमपी बनता है, ठीक है, विद द प्रेजेंस ऑफ फोस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम। ये क्या करता है, एंजाइम सीएमपी को डिग्रेड करता है और इसमें कन्वर्ट करता है। तो हमारी जो मिथाइलग्जैंथीन की जो ड्रग्स होती हैं वो इस फोस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं, जिसकी वजह से सीएमपी इसमें कन्वर्ट नहीं होता है। सीएमपी का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज, और अल्टीमेटली क्या करवाता है सीएमपी, रिलैक्सेशन, क्लियर। ये हमारे मिथाइलग्जैंथीन का काम था कि ये फोस्फोडाइएस्टरेज को इनहिबिट करके सीएमपी के लेवल को इंक्रीज करता है, जिससे कि रिलैक्सेशन होती है। थर्ड थे हमारे एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक क्या है, मेनली एंटीकोलिनर्जिक में हमारा M3 रिसेप्टर जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे स्मूथ मसल्स में, लंग्स में प्रेजेंट होता है, ब्रोंकियल स्मूथ मसल में और लंग्स में। तो ये हमारा M3 रिसेप्टर है। नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है, एसिटाइलकोलिन यहाँ पे आता है, और एसिटाइलकोलिन जब M3 रिसेप्टर बाइंड करता है तो वो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और म्यूकस की प्रोडक्शन करवाता है। अब हम क्या करेंगे, जब हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देंगे तो वो क्या करेंगी, इस रिसेप्टर M3 रिसेप्टर को इनहिबिट कर देंगी। जब ये रिसेप्टर इनहिबिट हो जाएगा तब एसिटाइलकोलिन इस पे बाइंड नहीं कर पाएगा। जब इस पे बाइंड नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी और म्यूकस की प्रोडक्शन नहीं होगी, तो क्या होगा, वेजोडाइलेशन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, M3 रिसेप्टर ब्लॉक है। तो इस तरह से एंटीकोलिनर्जिक जो ड्रग्स हैं, या मिथाइलग्जैंथीन्स हैं, या बीटा 2 सिम्पैथोमिमेटिक्स हैं, ये वेजोडाइलेशन करवाती हैं। सेकंड कैटेगरी में आते हैं हमारे ल्यूकोट्राइन्स और एंटागोनिस्ट, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट। इसमें 2 ड्रग्स आती हैं, मोंटेलुकास एंड जेफ्रिलुकास। ये क्या करती हैं, जो हमारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं, सबसे पहले जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तब वो एक एंटीबॉडी IgE एंटीबॉडी के साथ बाइंड करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, और जहां पे वो कॉम्प्लेक्स बनता है वहां पे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, और वही जो है वो उसी से क्या होती है, डिफिकल्टी होती है ब्रीथिंग में। ठीक है, तो जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं जब वो रिलीज होते हैं तो वो हमारा सिस्टाइलिन LT1 रिसेप्टर पर बाइंड करके ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएट्स इस पे बाइंड करते हैं और कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। तो हमारे जो ये मोंटेलुकास एंड जेफ्रिलुकास ड्रग्स हैं, ये इस सिस्टाइलिन LT1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से जो हमारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएट्स रिलीज हो रहे हैं हमारी बॉडी में, वो यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाते। जब वो यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाते तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती है, और जो है वो डायलेशन होती है, वेजोडाइलेशन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही है, क्योंकि रिसेप्टर ब्लॉक है, क्लियर। तो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो हैं वो जब रिलीज भी होते हैं तभी वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवाते। इस तरह से जो ल्यूकोट्राइन्स में एंटागोनिस्ट हैं, ये भी अस्थमा में यूज होते हैं। नेक्स्ट है हमारी मास्ट सेल स्टेबिलाइजर्स। इसमें हमारी 3 ड्रग्स हैं, सोडियम ग्रोमोग्लाइकेट एंड कीटोटिफेन एंड निडोक्रोमिल। ये क्या करते हैं, प्रिवेंटिंग द रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। ये क्या करते हैं, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो रिलीज हो रहे हैं कहाँ से होते हैं, लाइक हिस्टामिन ये कहाँ से रिलीज होते हैं, हमारे मास्ट सेल से। ठीक है, तो जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स मास्ट सेल से रिलीज हो रहे हैं, ये ड्रग्स उनको प्रिवेंट करती हैं रिलीज होने से। ठीक है, मास्ट सेल से इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को रिलीज होने से प्रिवेंट करती हैं। जब वो रिलीज नहीं होंगे तो एयरवेम की इन्फ्लेमेशन क्या हो जाएगी, रिड्यूस, और इंप्रूव होंगे अस्थमा के सिम्टम्स। तो इस तरह से जो मास्ट सेल स्टेबिलाइजर्स होते हैं ये ब्रोंकोडायलेटर्स नहीं होते हैं, ये जो हैं ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को ही प्रिवेंट करते हैं या रिलीज नहीं होने देते हैं मास्ट सेल से। लास्ट वन इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इसमें हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड प्रेडनिसोलोन एंड बुडिसोलोन ड्रग्स आती हैं। ये ब्रोंकोडायलेटर्स नहीं होते हैं। ये क्या करते हैं, सुप्रेस करते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस को। ये क्या करते हैं, जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती हैं और कॉम्प्लेक्स बनता है, और वो क्या करते हैं, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को रिलीज करते हैं, तो उनको सुप्रेस करती हैं। ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को रिलीज नहीं होने देती, या उनके रिस्पॉन्स को जो है सुप्रेस कर देती हैं। सो रिड्यूस द ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी, इसलिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी हम यूज करते हैं। तो ये था हमारा अस्थमा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी विद साहिल। थैंक यू।